प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं गोपाल सर गुरुजी हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में आज विश्व प्रसिद्ध कवि छायावाद के जो प्रमुख कवि रहे हैं प्रसाद पंत निराला और महादेवी, जिनको आधार स्तंभ माना जाता है छायावाद का, उन्हीं के एक प्रमुख कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में चर्चा करेंगे। उनकी रचनाओं से परिचित होंगे। आप जानते हैं निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था और इनके पिताजी मोरता गढ़ा कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था और ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे। आप जानते हैं निराला जी को विस्तृत सरोकारों का कवि माना जाता है, जिनमें दार्शनिकता का भाव, विद्रोह का भाव, क्रांति का भाव, प्रेम की तरलता और प्रकृति के विराट स्वरूप और उदात्त चित्रों का परिचय मिलता है। प्यारे बच्चों, इन्होंने काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीत का तथा कहानी संग्रह में लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी और उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, निबंध संग्रह इनका प्रबंध पद्य है। प्यारे बच्चों, इनकी भाषा शैली के विषय में अगर हम चर्चा करें तो निराला ने भाव के अनुसार शिल्प में भी क्रांति की है। इन्होंने परंपरागत छंदों को तोड़ा है तथा छंद मुक्त कविताओं की रचना की है। उनका बादल राग और कविता मुक्त छंद की होते हुए भी तबले की थाप सी गतिशील है। प्यारे बच्चों, इनके सामान्यतः कविता संस्कृत निष्ठ हुए हैं। और आइए अब इनकी प्रथम कविता प्रथम काव्य जो इनका उत्साह है इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें उत्साह में क्या है, आइए इसको पहले बता दें। 2 पार्टों में इनकी काव्य है, अट नहीं रही है और उत्साह। सबसे पहले उत्साह पर चर्चा करेंगे। उत्साह छायावादी कविता तो है ही, इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किया गया है। कवि अपनी विचारधारा को प्रकट करता हुआ कहता है कि बादल अपने उत्साह से सारे गगन को घेर ले, घुघराले बालों से सुसज्जित हो जाए, विद्युत जैसी छवि उसमें अवतरित हो जाए, कवि के समान पौरुष का भाव उनमें उत्पन्न हो, जो सारे संसार में एक नव जोश भर दे, नया उत्साह भर दे, वह गरज गरज कर अपना उत्साह प्रकट करे। आइए इसके प्रथम पद से हम जुड़ते हैं। ये निराला जी की बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरवो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरवो, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना किसी पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नौ जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्यारे बच्चों, आइए इसके कुछ कठिन शब्दों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। ये इनका है घोर। घोर मतलब होता है भयंकर। गरजो, गरजो मतलब गरजना। गगन मतलब होता है नभ, आकाश। धाराधर का अर्थ होता है बादल, मेघ। ललित मतलब सुंदर, जो मनोविनोद को उत्पन्न करने वाला हो। विद्युत छब मतलब बिजली की सी जैसी शोभा,
नूतन मतलब नई नई, नवीन नवीन। वज्र मतलब कठोर, और मतलब हृदय या मन। आइए इसके भाव को देखते हैं। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनाता है। उसको एहसास होता है कि ये बादल क्रांति का सूचक है, क्योंकि इसमें सृजन की भी शक्ति है और संहार की भी शक्ति है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब बरसो, गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आकाश नभ में छा जाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश कितने सुंदर हैं, काले और घुघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं और सुंदर हैं, सुशोभित हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए वो कवि, संसार को नया जीवन देने वाले वो कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर संपूर्ण सृष्टि में जोश का पौरुषमय ऐसा स्वर भर दो जिससे एक नव सृजन हो जाए। हे बादल तुम खूब गरजो, खूब बरसो, गड़गड़ाओ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ नभ में छा जाओ। प्यारे बच्चों, आइए इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्न को देखते हैं जो महत्वपूर्ण है आगामी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला है उपयुक्त काव्यांश। ये बादल गरजों से लेकर के और नीचे बादल गरजो, फिर भर दो बादल गरजो, यहाँ से ऊपर से लेकर, यहाँ से बादल गरजों से लेकर और नीचे बादल गरजों तक। इसका अर्थ ग्रहण का प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार कौन है। दूसरा प्रश्न है, धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गीत किस प्रकार का है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गगन धाराधर वो, इस काव्य पंक्ति में उत्पन्न जो ध्वन्यात्मक प्रभाव है, प्रभाव को हम क्या कहते हैं। यह कविता किस युग में लिखी गई है। यह कविता किस युग की है, यह किस युग में लिखी गई है। अंतिम कला अर्थग्रहण का प्रश्न है, घेर घेर घोर गगन धाराधर वो में कौन सा अलंकार है। प्यारे बच्चों, हमें विश्वास है आपको यह पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आइए अगले देखते हैं हम कि बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी परीक्षा की दृष्टि से। आगामी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है यह। हम इसके अर्थ को जान लेते हैं। निदाद मतलब होता है तपन या गर्मी, उन्मन मतलब होता है अनमना, विकल मतलब होता है बेचैन, शकल मतलब होता है सारे, जन मतलब होता है मनुष्य, अज्ञात मतलब अनजाना, धरा मतलब पृथ्वी, तप्त मतलब तपती हुई पृथ्वी धरती, घन मतलब बाला, अनंत मतलब आकाश। प्यारे बच्चों, आइए इसका भाव देखते हैं हम। इस कविता का सांकेतिक अर्थ यह है, अपने भाव को, छायावादी भाव को प्रकट करता हुआ कवि कहता है, चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे, तपन से परेशान थे, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। तब ना जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये काले काले घनघोर बादल चले आए। कवि बादलों को आह्वान करते हुए कहता है, हे बादल बरसो, बादलों तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलसे लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, खूब गरजो। अर्थात इस संदर्भ में एक पंक्ति को जोड़ सकते हैं हम, छंद गीत है,
कि जेठे के दारुण या तप से तब की जगती तल जाए जला, नभ छाया मरुस्थल। प्यारे बच्चों, नभ जल, इस तरह से ये छंद गीत इससे जुड़ी हुई पंक्ति है और ये इस भाव को दर्शाता हुआ है, मिलता जुलता है। इसके अर्थ गहन को प्रश्न देखते हैं, क्या है? विश्व के सारे लोग विकल और उन्मन क्यों हैं? कवि ने बादलों को आह्वान किस लिए किया है? बादल को कवि गरजने के लिए ही क्यों कहता है? गर्मी से मानव जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि ने यह क्यों कहा कि आए अज्ञात दिशा के अनंत घन? कविता के संदर्भ में इसका आशय स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह से दोनों महत्वपूर्ण ये पद से मैंने आपको परिचय कराया। अब आइए इसको अगले बंद से हम जुड़ते हैं। अट नहीं रही है। आप जानते हैं फागुन की ये सुषमा जब बढ़ती है तो हमारे मन में नए नए क्रांति उत्पन्न करते हैं और अट नहीं रही है, ये इसका भाव हम समझते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि अट नहीं रही है? अट नहीं रही कर्ता में है क्या, इसको तो पहले जान लें हम, फिर समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कर्ता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उगाए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल खिले हैं। अर्थात हर जगह शोभा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। प्यारे बच्चों, यही भाव को दर्शाता है इनका। क्या है? अट नहीं रही है। आइए हम जुड़ते हैं इनकी पंक्ति से। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में माल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की सट नहीं रही है। प्यारे बच्चों, आइए इसके भाव को देखते हैं। पहले कठिन शब्दों को जानते हैं, फिर उसके बाद हम इसके भावार्थ पर चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या की तरफ प्रकाश डालते हैं। आइए देखते हैं। ये फागुन मतलब होता है होली के बाद वाला सुहावना मौसम, जिसको मधुमास भी बोलते हैं। आभा मतलब होता है ज्योति चमक। अट मतलब समाना, प्रवेश करना। नभ मतलब होता है आकाश। उर मतलब जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, उर मतलब होता है हृदय, दिल, मन। मंद मतलब होता है धीमा। पुष्पमाल मतलब फूलों की माला। पाट पाट मतलब स्थान स्थान पर, जगह जगह पर। शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। पट मतलब समाना, भर जाना, मतलब संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना। प्यारे बच्चों, आइए हम ये इसका भावार्थ जानते हैं। न्याला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अर्थात न्याला जी ने कहा कि फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि कहीं समाप्त नहीं पा रही है। वह बाहर छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है। उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। वही मैंने अभी जो पोयम कहा कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। प्यारे बच्चों, आइए इसके आगे को देखते हैं, पंक्ति को देखते हैं, काव्य को। कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात हे बागमास, तुम इतने सुगंधित हवाओं का झोंका लेकर आते हो तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर घर में
लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिसके कारण शोभा तुम्हारी और बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ा कर उड़ने को आतुर हो जाते हैं। उसी तरह से मानव का मन व्याकुल हो जाता है कि वह भी पक्षियों की तरह पंख लगा करके तुम्हारी धरती पर खिले हुई चारों तरफ सुंदरता को उड़ उड़ करके देखे। कवि फागुन कहता है कि तुम इतने सुंदर हो कि तरह तरह के निरंतर बदलते हुए रूप में आ रहे हो सामने, और देखते ही रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य से आँख नहीं हटा पा रहा हूँ। वृक्षों में फागुन में वृक्षों के नए पत्ते लगे हुए हैं, कहीं हरे हैं, कहीं लाल हैं, कहीं हरे हैं, कहीं पीले हैं, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध फूलों की माला दिखाई दे रही है। अर्थात इस तरह से तुम्हारी यह आभा सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है। एक बार फिर इसके साथ उस पंक्ति से जुड़ना चाहता हूँ, ये इसके स्वर से स्वर मिलाना चाहता हूँ कि जिधर देखता हूँ प्रकृति के संदर्भ में, छायावाद के संदर्भ में, निराला जी की इस पंक्ति के संदर्भ में कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। प्यारे बच्चों, यह काव्य पंक्ति इससे मिलता जुलता है। और आइए इसके अर्थ ग्रहण के प्रश्नों को देखते हैं कि फागुन मास का पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं सांस लेते हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि सांस लेने पर क्या होता है। फागुन की शोभा कैसी है। प्रस्तुत काव्यांश की कौन सी भाषा है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है। हरी तथा लाल विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अति महत्वपूर्ण ये अर्थ ग्रहण के प्रश्न है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया। हम फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो क्लिप के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आइए, जय हिंद, जय भारत।